नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मॉर्निंग प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। 9 बज गए। बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है, जहां से वैक्सीन की कमी के बीच यूपी सरकार ने टीके के ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद अब 5 कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। और इस बातचीत में स्पुतनिक, जायडस के अलावा दक्षिण कोरिया की एक अहम फर्म भी शामिल है, वो भी हिस्सा ले रही है। तो जिन कंपनियों में चर्चा में हिस्सा लिया है उनमें फाइजर की पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब, जायडस केरला, साउथ कोरिया की एक फर्म भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट शामिल हैं। बड़ी खबर है, ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद अब 5 कंपनियों से बातचीत हो रही है। वैक्सीन की उपलब्धता कब तक हो सकती है, इसी को लेकर चर्चा। और साथ ही साथ अब मिशन वैक्सीन को आगे बढ़ाने के लिए, जो कमी है उसको दूर करने के लिए ग्लोबल टेंडर, और इसमें 5 कंपनियों से सीधे बातचीत। कब तक मिलेगी वैक्सीन? तो 5 कंपनियां हैं जिनके साथ बातचीत हो रही है। स्पुतनिक, जायडस दोनों इसमें शामिल हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, देखिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन आम जनता का जो अहम सवाल, वैक्सीन मिलेगी कब तक? देखिए 21 तारीख को ये जो बिड है, ये जो टेंडर है, ये इसको भरने की आखिरी तारीख है। लेकिन प्री बिड को लेकर के जो बातचीत हुई है उसमें सरकार को उम्मीद है कि स्पुतनिक, जायडस, हालांकि स्पुतनिक को अप्रूवल मिल चुकी है, जायडस अपने आखिरी क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। इसके अलावा साउथ कोरिया की एक फर्म है, उससे इन लोगों की बातचीत हुई है। जहां तक रही बात सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की, तो इसने 50-50 लाख डोज के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है, लेकिन 4 करोड़ डोज की जरूरत है। और ऐसे में इन कंपनियों से जो बातचीत हुई है, सरकार के मुताबिक उनके बातचीत के नतीजे उत्साहवर्धक हैं और अगले कुछ महीनों में इन्हें मिल सकती है। अगर जायडस का क्लिनिकल ट्रायल जल्द खत्म हो जाता है, स्पुतनिक को अनुमति मिल जाती है, तो उन्हें डोजेज मिलेगी। लेकिन कितनी मिलेगी इस पर कहना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल, कितनी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक आप बता रहे हैं 4 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन अब ऐसे में इसको किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा और किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या इन सब बातों को लेकर भी चर्चा होगी? ये चर्चा तो बाद में होगी। पहले तो ऐसी कंपनियां जो सीरम इंस्टीट्यूट यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा बना रही हैं, हाँ। उन तक सरकार पहुंच तो गई है, लेकिन वो वैक्सीन कब मिलेंगी, क्लिनिकल ट्रायल कब खत्म होता है, कब तक इनके पास मिलेगा, फिलहाल इस बारे में अभी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन उसकी कोशिश है कि जैसे ही ये कंपनियां भारत में अपना लेकर आती हैं, वैसे ही सबसे पहले प्रोक्योर किया जाए उत्तर प्रदेश के लिए। ये उनकी कोशिश है। नजर बना रखिए। कुमार अभिषेक मेरे से पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच अब खबर एक दिल्ली से भी हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ घटता जा रहा है। कल दिल्ली में कोरोना के रोजाना केसेस में थोड़ी गिरावट आई है। 10,489 तक ये मामला पहुंचा है। 308 लोगों ने दम तोड़ा है। फिर भी अगर पिछले 6 दिनों के केसेस पर गौर किया जाए तो दिल्ली में फिलहाल कोरोना के रोजाना मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि अपवाद के रूप में 12 मई को केस में मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन कल फिर रोजाना की केस का ग्राफ थोड़ा और गिरा है। दिल्ली में संक्रमण दर अब 14% के करीब पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस 5.5% और रिकवरी रेट 92% तक पहुंचा है। तो नए मामले 10,000 पार, संक्रमण दर 14.24%, एक्टिव केसेस 5.66% और रिकवरी रेट पर ज्यादा गौर कीजिए, क्योंकि 92.83% लोग रिकवर हो रहे हैं। दिल्ली में नए केस घट गए। पॉजिटिविटी रेट घट गया। एक्टिव केस घट गए। ऑक्सीजन की खपत घट गई।
कोरोना संक्रमण की दिल दहला देने वाली तमाम खबरों के बीच राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। अब इसे लॉकडाउन का असर कहें या कुछ और, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नीचे आ गई है। सबसे राहत की खबर यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से कम हो रहा है। 8 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 17,364 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 23.34%। 9 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 13,336 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 21.67% हो गया। 10 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,651 केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 19.10%। 11 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 12,481 नए केस आए और पॉजिटिविटी रेट रहा 17.76%। 12 मई को दिल्ली में कोरोना के कुल 10,489 केस आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 14% रह गया। दिल्ली में एक समय पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुंच गया था। 80,000 से लेके 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे और उसमें लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं। 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। कैसे बचाऊंगे? 4 दिन से डॉक्टर ने बोला कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? ये वही दिल्ली है जहां कुछ दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गया था। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े थे। अस्पतालों में मरीजों को एडमिट कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। और अब दिल्ली में केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। लोगों का भरोसा भी बना है कि दिल्ली में कोरोना उतार पर है। इसी लगता आशा की किरण नजर आ रही है कि जो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं। जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफी मारे जाएंगे। दिल्ली में कोरोना अभी न तो गया है और न ही इसका खतरा कम हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। रोजाना अस्पताल में भर्ती होने वालों से ज्यादा तादाद उनकी है जो अस्पताल से ठीक होकर घर जा रहे हैं। एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। तो देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी के बीच केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार का दावा है कि देश में अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी और साथ ही आज सरकार ने सरकारी पैनल की उस सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच गैप को बढ़ाने की बात कही गई थी। यानी कि अब कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को दूसरी डोज 3 से 4 महीने बाद लगेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के लिए भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए कमर कस ली है। अगस्त से दिसंबर तक कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें से 55 करोड़ कोवैक्सीन की डोज, 75 करोड़ कोविशील्ड की डोज, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की डोज, 5 करोड़ जायडस कैडिला डीएनए की डोज, 20 करोड़ नोवैक्स की डोज, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की डोज, 6 करोड़ जिनोवा की डोज और 15 करोड़ स्पुतनिक की डोज उपलब्ध होंगी। To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 6 months, or 5 months actually, will be made in India, for India,
for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन will be available for all as we move forward. कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन होगी जो भारत में लगना शुरू होगी। स्पुतनिक की दूसरी खेप शुक्रवार को भारत पहुंच जाएगी। इससे पहले 1 मई को स्पुतनिक की पहली खेप भारत पहुंची थी। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन देश में लगने लगेगी। जुलाई से स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में भी किया जाने लगेगा। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। केंद्र सरकार की तरफ से अब वैक्सीन के मामले में पूरी आजादी दे दी गई है। नीति आयोग के मुताबिक राज्यों को विदेश से वैक्सीन मंगाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्य बिना किसी लाइसेंस के ही वैक्सीन का आयात कर सकेंगे। कोई भी वैक्सीन जो WHO और FDA से प्रमाणित है वो भारत आ सकती है। नीति आयोग के मुताबिक कोवैक्सीन का उत्पादन तेज करने के लिए अन्य कंपनियों की मदद लेने का फैसला लिया गया है। ये कहा जाता है कि कोवैक्सीन को दूसरे लोगों ने कंपनीज को दे दीजिए बनाए। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी इसको बहुत वेलकम किया जब हम उनसे चर्चा करते हैं। देश में वैक्सीन संकट के बीच कई राज्यों में फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रुका हुआ है। इस बीच कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब कोविशील्ड की दूसरी डोज पहली डोज लेने के 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। मार्च में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का वक्त रखा था। शुरुआत में यह समय सीमा 4 से 6 हफ्ते थी। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि उसने यह फैसला अन्य देशों में हुई स्टडी को आधार बनाकर लिया है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना कहर बनकर बरपा है। अब तक कोरोना से एएमयू के 19 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है और इस आफत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन दिनों खौफ के साए में डूबा हुआ है। कोरोना वायरस इस विश्वविद्यालय में कहर बरपा रहा है और अब तक इस वायरस की मार से यहाँ के 19 प्रोफेसर्स की जान जा चुकी है। डर का आलम इस कदर है कि विश्वविद्यालय में मौत का तांडव मचा रहे वायरस को एएमयू स्टेन तक कहा जाने लगा है। का जो आंकड़ा है इसको लेकर के कैंपस के अंदर एक बेचैनी और डर का माहौल तो बना है और इसका नोट लेते हुए हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछले 2-3 दिन पीछे एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि कैंपस और कैंपस के इन एंड अराउंड जो है मौतें हो रही हैं काफ़ी तादाद में। तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट वायरस हो जिसकी वजह से वो फैटल हो और यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर रहा हो इसकी डेथ। तो इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए। हालात ऐसे हैं कि एएमयू के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मौतों के चलते यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान तक में जगह कम पड़ रही है। दहशत और डर के इस माहौल के बीच जमीनी हालात का जायजा लेने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एएमयू पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तमाम अधिकारियों से कोरोना के खतरे को लेकर चर्चा की। साथ ही विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ डॉक्टर से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। योगी ने यहाँ वैक्सीनेशन तेज करने का भी निर्देश दिया ताकि कोरोना वायरस की मार के बीच लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जा सके। कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं।
एएमयू के बाद योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में भी गए। देवसैनी गांव में योगी आदित्यनाथ ने लोगों का हालचाल जाना, साथ ही जानकारी ली कि उन तक सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकेंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में और एएमयू में वायरस का खतरा अब भी सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सरकार की कोशिश यही है कि जल्द इन जगहों पर भी कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जाए। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम के साथ मौसमी सिंह, आज तक। तो यूपी के अस्पतालों में अव्यवस्था है, ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे तमाम मामले सामने भी आ रहे हैं। लेकिन अब यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का कहना है कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि 2 दिन का बफर स्टॉक भी रखा हुआ है। उनसे बात की मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। सर स्वागत है आज तक में। मैं आपके इस कंट्रोल रूम को देख रहा हूँ। ये कंट्रोल रूम क्या खास है? क्योंकि अभी तक लोगों ने जो देखा है वो ये कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था, लोगों की मौतें हुई, अस्पतालों को नहीं मिले। आज जबकि केसेस भी कम हो रहे हैं, क्या स्थिति? देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई इस पूरे कोविड कैंपेन का एक क्रिटिकल फैक्टर है। कोविड को लड़ने का मतलब ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, चाहे बाईपाइप मशीन से हो, HFNC से हो, चाहे कभी वेंटिलेटर में कोई पेशेंट चला गया हो। ऑक्सीजन यदि मिलती है तो कोविड की लड़ाई में वही एक मेजर कंपोनेंट है जिससे कि कोविड को हम लड़ते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि हम कोविड के कैंपेन में ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, उन्होंने कहा एक कंट्रोल रूम बनाइए और उन्होंने गृह विभाग में इस कंट्रोल रूम को बनाने का आदेश दिया। FSDA यानी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लगाया, इसके साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को साथ लगाया, इसके साथ साथ जो है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट जो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, उनको जो है हम लोग को साथ लगा के ये कंट्रोल रूम, जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो पिछले 22-23 अप्रैल से जो है चल रहा है। सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे कई मॉनिटर लगे हुए हैं, कितने लोग, सब लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या स्थिति है, जरा मुझे समझाएं। देखिए, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन आपको देना है तो सबसे पहले जरूरत होती है टैंकर्स की। सबसे पहले हम लोगों ने टैंकर्स का पूरा रिव्यू किया और आप देखेंगे जहां 60-65 टैंकर ही हमारे पास प्रदेश में थे, हमने ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और आर्गन के जो टैंकर्स हैं उनको कन्वर्ट करके अब लगभग 91 से अधिक टैंकर्स की व्यवस्था हमने कर ली है। सर, आज के समय में क्या आप सरप्लस हैं तो कितने? मैं अभी बता रहा हूं। तो इसमें जो है 1200 टन के टैंकर्स हमारे पास उपलब्ध है। आज अगर हम देखें तो नेक्स्ट दिखाइए। आज हम देखें तो देखिए, हमने शुरू जब किया था 22 अप्रैल से, हमारी सप्लाई मात्र 538 थी। एक दिन 23 अप्रैल को 380 मेट्रिक टन रह गई, फिर 554, 441, 561, 627, 535, हम लोग 600 टन के आसपास तक ही दे रहे थे। जिस दिन हमने ट्रेन से शुरू किया, यानी नीला अंश जो ट्रेन से हमने ऑक्सीजन लिफ्ट करना शुरू किया, तो आप देखें 700, 800 और अब हम 1000 मेट्रिक टन तक पिछले 7 दिन से हम प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं। भारी कमी के बीच वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप कम का फॉर्मूला सरकार को सुझाया गया था। फॉर्मूला यह है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप बढ़ा दिया जाए और यह सिफारिश वैक्सीनेशन पर बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने दी है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड वैक्सीन की कमी के चलते घटती जा रही है और वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप तेजी से बढ़ता जा रहा है, तब कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। एनटेगी बार बार इस चीज को मिलकर करती है, तो जो अभी फैसला हुआ है
वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया, और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। सरकार ने कोविशील्ड की डोज के बीच दूसरी बार गैप बढ़ाया है, लेकिन लोग संदेह जता रहे हैं कि इससे वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपी स्टडी के मुताबिक 12 हफ्तों के अंतराल पर कोविशील्ड की डोज देने पर उसका असर बढ़ जाता है। कोविशील्ड की उत्पादक कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि अगर डोज के बीच 2 से 3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो सकती है। वैक्सीन डोज गैप को लेकर सरकारी पैनल ने जो सिफारिश आज की है, उसकी वजह सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आज तक को महीने भर पहले बता चुके हैं। I'm only echoing what the CEO of AstraZeneca has said, and it's come out from Oxford and AstraZeneca from the trials, because one arm, which did it with 1 month apart, was 60% effective to 70% effective, as you mentioned. And there was another few thousand group of patients where they gave a gap between dose 1 and dose 2. And that's where they found 90%. So, the regulator is going to recommend 1 month to 3 months as a gap. ब्रिटेन और कनाडा में कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 महीने बाद ही दी जा रही है। ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर ने तो कोविशील्ड को अप्रूवल देते हुए ही कहा था कि कोविशील्ड डोज में 3 महीने का अंतर रखा तो वैक्सीन की एफिकेसी 80% तक रही थी। यानी भारत में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने से डबल फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि गैप बढ़ने से वैक्सीन की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि वैक्सीन की कमी को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। यानी डोज में गैप बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर गैप बढ़ने से वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ती है तो वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही ये गैप 3 से 4 महीने क्यों नहीं रखा गया। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी स्वीकार करते हैं कि डोज में गैप बढ़ाने की एक वजह वैक्सीन की कमी भी है। ये तो दोनों वैक्सीन है, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की वैक्सीन, और इसके ऊपर कोविड में हमने एक चीज देखा है कि जो चीज लास्ट ईयर हम जो ठीक थी ये साल ठीक नहीं, तो इसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस आइए और ये चेंजेस हमको एक्सेप्ट करने पड़े। उसमें अभी उसके पीछे हमको जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन 2 चीज है कि हमको सबसे ज्यादा लोगों के कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसके पीछे का बेसिस है। हमको जितने ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन करके, टीकाकरण करके जितने जल्दी कर सके, उसके पीछे ये तात्पर्य। एक्चुअली इफ यू आस्क मी कि हमारे पास यदि 2 बिलियन डोसेस होते थे आज, तो हम सबको महीने महीने के गैप में ही लगवा देते, लेकिन हमको वस्तुस्थिति भी देखनी चाहिए, और उसी अनुषंग से जितने ज्यादा लोगों को हम कवर कर सकते हैं वो भी बेसिस है इसके ये डिसीजन। यानी कि ये बात तो आपने स्वीकार की ना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसकी कमी है, इस वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है। उसमें तो 2 राय है ही नहीं मैडम। हमको सबको पता है कि अभी अपने पास जो क्षमता है वैक्सीन तैयार करने की वो कम है। जाहिर है वैक्सीन डोज के बीच बढ़ते गैप से वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप भी भरेगा। वैसे वैक्सीन की कमी को कम करने वाला एक और सुझाव सरकारी पैनल ने दिया है, वो ये कि जिसको कोविड हो चुका है उन्हें ठीक होने के 6 महीने तक वैक्सीन न लगाई जाए। अब इसका आधार क्या है ये भी समझिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक कोविड पॉजिटिव होने के कम से कम 90 दिन बाद वैक्सीन दी जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह चुका है कि कोविड मरीजों में 6 महीने तक नेचुरल इम्यूनिटी रहती है। WHO की सलाह है कि अगर पहली डोज लगने के बाद कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो रिकवर होने के 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव होने के 6 महीने बाद वैक्सीन देने की सुझाव पर फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं कि वैक्सीन की शॉर्टेज को सरकार वैक्सीन डोज में गैप बढ़ाकर कम करना चाह रही है। लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि क्या किल्लत के चलते ये बार बार बढ़ाया जा रहा है, और इस बात का स्पष्टीकरण, इस बात का दायित्व सरकार पर है
क्योंकि किल्लत तो ऐसी है कि 1 अप्रैल से अभी तक 90% गिरावट आ चुकी है वैक्सीन पर। सरकार का दावा है कि वैक्सीनेशन के नियमों में हुए बदलाव वैक्सीनेशन ड्राइव को बेहतर बनाएंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए सरकार ने वैक्सीनेशन नियमों में बदलाव करके वैक्सीन की डिमांड को ही कम करने का इंतजाम कर दिया है। फिलहाल भारत सरकार वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज में वैक्सीन की दूसरी डोज या पहली डोज भी नहीं मिल पा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये निर्णय 1 महीना पहले लिया होता तो क्या भारत में वैक्सीन की किल्लत को लेकर कोई फर्क पड़ता या नहीं, इस पर सोच विचार किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर सबसे पहले कोरोना के मामले कल की तुलना में आज गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो कोरोना के ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक काफी गिरावट देखी जा रही है। कल 3,63,144 नए मामले आए थे। कल 3,62,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। तो 24 घंटे की अगर बात की जाए 4,000 लोगों ने दम तोड़ा है। यह आंकड़ा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। देश में आज कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। तो देश में 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। 3,43,144 नए मामले सामने आए हैं। 4,000 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। और अब बात कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे देरी से आ रहे हैं और कई नतीजों में गलती भी देखने को मिल रही है। डीआरडीओ ने इस बीच जांच के आंकलन में सॉफ्टवेयर के जरिए इनोवेशन किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट की रिपोर्ट आने की स्पीड बढ़ा दी है और गलती की संभावना को घटा दिया है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि कोरोना का कोई लक्षण नहीं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के सभी लक्षण थे, लेकिन जब टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक्सपर्ट कहते हैं कि आरटीपीसीआर जांच में 100 में से 80 मामलों में सही परिणाम निकल आते हैं, लेकिन 100 में से कम 20 ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें सही नतीजे न मिले। लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाइए। अगर सटीक रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलेगी तो सही समय पर इलाज कैसे होगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट के लिए 48 से 72 घंटे तक इंतजार करते हैं। रिपोर्ट में जितनी देरी उतनी ही देरी से इलाज। इस दौरान संक्रमण तेजी से बढ़ता है और ये घातक है, लेकिन डीआरडीओ ने इसकी काट निकाली। आरटीपीसीआर को लेकर अगर संशय होता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये तय किया जाए कि आरटीपीसीआर का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सही ही रहेगा। डीआरडीओ ने एक ऐसे प्रोग्राम को विकसित किया है जिसके जरिए आरटीपीसीआर टेस्ट्स को क्रॉस चेक भी किया जा सकता है और वो 100% सही रिपोर्ट दे सकते हैं। एक्चुअली जब आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है वो तो हर लैब में वैसे ही हो रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आउटपुट आता है तो उसको इंटरप्रेट करने के अगर समय पे आपको एक एडिशनल चेक एंड बैलेंस रखना है, वो ये सॉफ्टवेयर करता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो सॉफ्टवेयर विकसित किया है उससे कोरोना को एकदम सटीक तरीके से पकड़ना मुमकिन है। नई तकनीक से न सिर्फ पहचान जल्दी होती है बल्कि रिपोर्ट में भी देरी नहीं होती। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आज तक के कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया समझाई और बताया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इसका क्या होगा, प्रॉपर सिग्मोइडल कर्व है तो ये साइकिल जो है वो यहाँ पे आई, ये सपोज दैट 20 साइकिल है। कई बार क्या होता है कि ए रिएक्शंस में ये ऐसे उठता चला जाता है। ये तो ये जो सीटी वैल्यू है इसकी ये बहुत लो आएगी यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर सिग्मोइडल कर्व यानी जो टेस्ट में हमें लिखा हुआ मिलता है, जैसे कोई पूछता है सीटी स्कोर क्या था। एग्जैक्टली हाँ, तो वो बहुत लो आएगी यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली फॉल्स है। ये जो ये कंटिन्यूसली उठता जा रहा है ये फॉल्स है। तो ये प्रोग्राम जो है ये इस चीज को डिटेक्ट करता है और वो गॉसियन बनाता है, जिसकी वजह से आप ये फॉल्स पॉजिटिव जो है वो डिटेक्ट करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के मैदान में जब 1500 रॉकेट बरसे तो फिर जानमाल का नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन हमले की तीव्रता के मुकाबले इजराइल में होने वाला नुकसान बहुत कम है। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं।
मई 2021 रात का वक्त हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। एक के बाद एक रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ने लगे। सायरन की आवाज बजने लगी और देखते ही देखते हवा में ही ये रॉकेट नष्ट हो जाते हैं। इजराइल के आसमान में हमास के ये रॉकेट खोने लगे, मानो इन्हें कोई बीच में खा रहा हो। इजराइल की धरती तक हमास के रॉकेट इसीलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आयरन डोम ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। आखिर ये आयरन डोम क्या है जिसने अब तक इजराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचा कर रखा है? आखिर ये आयरन डोम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही इजराइल को दुश्मनों की बुरी नजर से बचा रहा है। दिन हो या रात, आयरन डोम के रूप में इजराइल ने ऐसा सुरक्षा कवच पहन रखा है जिसे भेद पाना हमास के रॉकेटों के बस के बाहर है। सवाल यह है कि आयरन डोम इजराइल की तरफ आने वाले रॉकेट से कैसे अपने देश की रक्षा करता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रडार है जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से जानकारी मिलते ही ये पता करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा होता है जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं जो इशारा मिलते ही हवा में रॉकेट को खत्म करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही जमीन पर गिरता है। आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है, यानी ये लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। इजराइल के लिए तो आयरन डोम गेम चेंजर साबित हुआ है जिसने हमास जैसे उसके दुश्मनों के हमलों की धार को कुंद कर दिया है, वरना हमास ने इजराइल को अपने रॉकेट हमलों से परेशान कर दिया था। साल 2001 में हमास की तरफ से पहला रॉकेट दागा गया था जिससे होने वाले नुकसान से उत्साहित होकर इजराइल पर रॉकेटों की आगे बरसात होने लगी। साल 2006 तक आते आते तेल अवीव और यरूशलेम पर हमास के रॉकेट गिरने लगे जिसने इजराइल को आयरन डोम बनाने को मजबूर कर दिया। इजराइल की सरकार ने ये काम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया जिसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमास के मंसूबों पर पानी फेरने वाला हथियार इजराइल को सौंप दिया, जिसमें अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद की।